सो हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है पीपीआई ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पे। मैं विकास कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं और आज की इस वीडियो में बहुत ही आपका खास होने वाला है। जो भी बच्चे हमारे फ्री पेड कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे हमें फ्री लिख कर मैसेज कीजिए, फिर आपको सारी डिटेल्स व्हाट्सएप पर दे दी जाएंगी और ये आपका एग्जामिनेशन तक के लिए वैलिड है, फ्री ऑफ कॉस्ट सभी के लिए। जो भी स्टूडेंट इच्छुक है अपनी तैयारी को और बेहतरीन करना चाहते हैं हमारे फ्री पेड कोर्स से, तो हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए। सिर्फ व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, आपको कॉल नहीं करना है। क्लासेस के बारे में आपको टाइम शेड्यूल और कौन सा सब्जेक्ट किस दिन होगा उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम चैनल का नेम है पीपीआई ट्यूटोरियल, स्क्रीन पे भी देख सकते हो, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसको भी क्लिक करके आप जा सकते हो। जस्ट आपको पीपीआई ट्यूटोरियल सर्च करना होगा टेलीग्राम चैनल पे। वहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारा आपको क्लास का पीडीएफ, टाइम शेड्यूल और सही टाइम पे आने पर आपका टेस्ट भी कंडक्ट कराया जाएगा। आज की क्लास में हम लोग वीवीआई क्वेश्चंस करेंगे फॉर पैरामेडिकल एंड पैरामेडिकल मैट्रिक बिहार के लिए, और अच्छे से हम लोग पूरा डिटेल में करेंगे विथ एक्स्ट्रा डिटेल। माय डियर लवली स्टूडेंट्स, ये बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है? तो अच्छे से पूरे क्लास को शुरू से अंत तक कीजिएगा, ठीक है? पेरिक्सोम्स आर रिच इन, ठीक है? बायोलॉजी का बहुत ही आपका अच्छा सवाल है। पेरिक्सोम धनी होते हैं किस चीज़ में? ऑक्सीजिकीय एंजाइम में, अपचयी एंजाइम में, या आपका पॉलीसैकेराइड के, या डीएनए के, ठीक है? यानी ऑक्सीडेटिव एंजाइम, रिडक्टिव एंजाइम, पॉलीसैकेराइड्स या डीएनए। सबसे पहले डिटेल में समझ लेते हैं ये प्रश्न कहाँ से आया, क्योंकि पीपीआई ट्यूटोरियल में आपको हर चीज़ पूरे ट्रस्ट और क्वालिटी के साथ बताया जाता है, और पीपीआई ट्यूटोरियल का सिनोनिम यानी पर्यायवाची शब्द ही है क्वालिटी और ट्रस्ट। सबसे पहले जान लेते हैं किस चैप्टर से है। तो ये आपका चैप्टर सेल से है, कोशिका से, ठीक है? क्लास 11th, ठीक है? और ये मैंने पेड कोर्स वाले वीडियो में जितने भी स्टूडेंट पेड कोर्स के हैं उनको बता रखा है कि किस प्रकार से ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? यहाँ से हर साल एक प्रश्न आपका रहता है सेल, ठीक है? तो उसको अच्छे से सिलेबस वीडियो जाके एक बार स्टडी मटेरियल सेक्शन में देखिएगा, सारे सब्जेक्ट का सिलेबस है, उसको डिटेल में अध्ययन कीजिएगा, ठीक है? पेरिक्सोम्स आपका जो होते हैं, सबसे पहले जान ले क्या होते हैं। एक सिंगल मेम्ब्रेन के होते हैं, ठीक है? सिंगल मेम्ब्रेन यानी सिंगल इनका कवर रहता है, ठीक है? और ये सिंगल सेल ऑर्गेनल्स रहते हैं, यानी सेल के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है? तो ये सिंगल सेल ऑर्गेनल्स रहते हैं जो कि आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन में पार्ट लेते हैं, ठीक है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन यानी ऑक्सीजीकरण वाला में आपका पार्ट लेते हैं, ठीक है? और रिस्पिरेशन के अलावा भी ये पार्ट उसमें लेते हैं। जो पेरिक्सोम्स आपका होता है, आपका ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन करता है बायोकेमिकल्स का, यानी ये बायोकेमिकल्स, जैसे आपका बायोकेमिकल्स का मतलब हो गया आपका अमाइनो एसिड्स, ठीक है? अमाइनो एसिड्स, आपका प्यूरिन्स, जितने भी आपका बायोकेमिकल्स है, अल्कोहल्स, आपका टॉक्सिन जितने भी हैं, ये आपका बायोकेमिकल्स को ब्रेक डाउन यानी तोड़ने में मदद करती है। इसका मतलब ही होता है आपका ऑक्सीजीकरण, ठीक है? ऑक्सीडेटिव एंजाइम का मतलब ही होता है कि ब्रेक डाउन कराना, ठीक है? ये आपका काम इनका ये है, ठीक है? ये आपका मेसोफिल सेल्स में भी पाए जाते हैं, ठीक है? मेसोफिल सेल्स में भी आपका ये पाए जाते हैं, ठीक है? पेरिक्सोम्स आपका जो होते हैं क्लोरोप्लास्ट के साथ आपका इंटरैक्ट करते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया के साथ भी करते हैं और फोटोसिंथेसिस में मदद करते हैं। क्या? आपका मेसोफिल सेल्स में पेरिक्सोम्स आपका इंटरैक्ट करते हैं क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट आपका डबल मेम्ब्रेनस है या सिंगल मेम्ब्रेन वाला, ये होमवर्क है, आपको डिटेल में इसको करिएगा, ठीक है? और पावर हाउस ऑफ द सेल आपको माइटोकॉन्ड्रिया पता ही है, ठीक है? तो माइटोकॉन्ड्रिया और आपका क्लोरोप्लास्ट इन मेसोफिल सेल्स आपका ये पार्ट लेके फोटो रिस्पिरेशन यानी आपका रिस्पिरेशन में मदद करते हैं, ठीक है? ये एक तरह के ऑक्सीडेटिव एंजाइम है। तो फिर से मैं आपको समझा देता हूँ कि आपका ये जो पेरिक्सोम्स है ये आपका सेल में पाया जाता है, ये आपका मान के चलिए मेसोफिल सेल्स में पाया जाता है, ठीक है? इनका काम फोटो रिस्पिरेशन का है। तो ये क्लोरोप्लास्ट के साथ और आपका माइटोकॉन्ड्रिया जो पावर हाउस ऑफ द सेल है, जिसको एटीपी वाला भी बात आपको पता होगा, ठीक है? उसके साथ ये पार्ट लेके आपका फोटो रिस्पिरेशन कहते हैं, ठीक है? फोटो रिस्पिरेशन, ठीक है? फोटो रिस्पिरेशन में आपका ये पार्ट लेते हैं, ठीक है? तो ये आपका पूरा एक्सप्लेनेशन हो गया। तो एक बार सेल चैप्टर को जरूर अच्छे से कीजिएगा, A to Z बायोलॉजी बुक से आपको सेल का अच्छे से पढ़ना है, ठीक है? क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आपका हर साल आता है। तो ये वीवीआई चैप्टर से, और आपको मैंने वो डिटेल वाले
वीडियो में बता रखा, तो उसको भी जरूर देखिएगा। और जो भी पेड कोर्स वाले हैं, ज्ञान की बात वाला जो वीडियो है आपको स्टडी मटेरियल में, वो भी ज़रूर दिखेगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ से आपको मैंने हर सब्जेक्ट्स के बारे में डिटेल में कैसे तैयारी करना है, कैसे कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, सब बता रखा है, तो उसको भी ज़रूर देखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। आइए आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, द लेगुमिनस प्लांट दैट इज ग्रोन फॉर बोथ प्रोटीन एंड ऑयल एंड इज अ सब्स्टिट्यूट फॉर मिल्क। वह फलीदार पौधा जो प्रोटीन एवं तेल दोनों के लिए उगाया जाता है तथा दूध का विकल्प सब्स्टिट्यूट के जैसा यूज होता है। तो आपका बताना है ये क्या होगा सही उत्तर, ठीक है। तो कैजिनस काजांस, ठीक है, आपका फिर साइलर एंटिनम, ठीक है, साइसर एंटिनम, फिर आपका सी ग्लाइसिन मैक्स और डी आपका विग्ना रेडिएटा। क्या होगा आपका सही उत्तर, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा जल्दी बता दीजिए। तो सही उत्तर होगा ग्लाइसिन मैक्स आपका सही उत्तर है, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा नहीं, ये बस एज अ रिमेम्बरिंग पार्ट है, तो इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस आप नहीं देंगे भी तभी चलेगा, ठीक है। इसको जस्ट याद कर लीजिएगा, ठीक है, एक वन वर्ड आंसर की तरह, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, कि जो आपका लेगुमिनस प्लांट जो कि प्रोटीन और ऑयल दोनों के लिए तथा दूध का सब्स्टिट्यूट यानी दूध के जगह पे भी यूज किया जा सकता है, ठीक है, ग्लाइसिन मैक्स, ठीक है। अल्थ्रॉक्स इज फाउंड इन, यानी अल्थ्रॉक्स आपका पाया जाता है बहुत आपका लवणीय जल में, ठीक है, ठहरे हुए जल में, बहुत आपका स्वच्छ जल में, या ठहरे हुए लवणीय जल में, ठीक है। तो इन रनिंग सलाइन वाटर, इन स्टेंजेंट क्लीन वाटर, इन रनिंग क्लीन वाटर, या इन स्टेंजेंट सलाइन वाटर, अल्थ्रॉक्स आपका कहाँ पाया जाता है। तो ये आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। और चैप्टर नंबर 2 क्लास 11th बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक आपको एग्जाम्पल्स पता होने चाहिए, ठीक है। और ये चैप्टर्स पे मैं हमेशा फोकस करवाता हूँ कि आपको ये चैप्टर पूरा बाय हार्ट क्लास 11 का चैप्टर नंबर 2 आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आपको याद हो, ठीक है। सो आपको अल्थ्रॉक्स आपका है, यूलोथ्रॉक्स आपका कहाँ पाया जाता है, तो आपका इन रनिंग क्लीन वाटर, ठीक है, इन रनिंग क्लीन वाटर, इसको भी आपको बस याद रखना है, ठीक है, क्योंकि ये सारे आपके प्रॉपर्टीज बेस्ड क्वेश्चन है कि जो आपको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पूरा ए टू जेड सेल पूरा अच्छे से पढ़ने पे, जेनेटिक्स चैप्टर हो गया आपका, फिर आपका डाइजेशन एंड ऑब्जॉर्प्शन हो गया, ये सब आपका पूरा ए टू जेड करना है आपको विथ एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो ये आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ब्रायोफाइटा डिफर फ्रॉम टेरिडोफाइटा ड्यू टू, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं एक बार, इसमें थोड़ा सा स्पेलिंग सही कर लीजिएगा, इसका ई हट जाएगा, ठीक है, ऑल्थ्रॉक्स होगा, ठीक है। सो ऑल्थ्रॉक्स आपका एक तरह का क्या है, ग्रीन कलर का रहता है, ठीक है। थोड़ा सा डिटेल भी देख लेते हैं, ग्रीन कलर का इसका फिलामेंट ये सो आपका स्ट्रक्चर्स रहता है, एक तरह का क्या है, शैवाल है, एल्गी है, ठीक है। सो आपका ये फ्रेश वाटर में ही पाया जाता है, जैसे पॉन्ड्स, लेक, ठीक है, एक्सेट्रा इसमें पाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा आपका स्पाइरोगैरा हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है स्पाइरोगैरा, ठीक है, ये आपका प्लांट किंगडम से भी अब इसमें अटैच हो गया, यानी सेकंड और थर्ड चैप्टर दोनों। स्पाइरोगैरा आपका ग्रीन एल्गी का सबसे बड़ा पार्ट होता है, ठीक है, हरा शैवाल का, ठीक है। और आपका ये फ्रेश वाटर में रहता है, ये भी रिवर्स और पॉन्ड्स में रहता है, ठीक है। आपका फिर एक्टोकार्पस, ठीक है, ये आपका एक्टोकार्पस, ये आपका क्या है, ये आपका ब्राउन एल्गी है। और ये ब्राउन एल्गी, ग्रीन एल्गी मैंने आपको अलग से स्पेशली करा रखा है प्रीवियस ईयर्स में, तो वो भी अच्छे से कीजिएगा, ठीक है। सो ये आपको डिटेल में बताने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैं ऑलरेडी इसको करा चुका हूँ, ठीक है। तो वो आप देख लीजिएगा प्रीवियस ईयर्स वाले में, पूरा ग्रीन आपका ग्रीन, रेड और ब्राउन तीनों एल्गी, यानी लाल एल्गी आपका, फिर भूरा सवाल और हरा सवाल पे पूरा उसका कैसे स्टोर होता है फूड, ये वगैरह वगैरह सब कुछ आपको मैंने वहाँ डिटेल में बता रखा है, तो उसको अच्छे से एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। और एल्गी वाला पार्ट और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। खासकर ये एल्गी वाला पार्ट आपको मैंने वो उसमें किस चैप्टर से किस टॉपिक से है वो भी बता रखा हूँ, ठीक है, तो उसको अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। सो चैप्टर नंबर, आप क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, ब्रायोफाइट डिफर फ्रॉम टेरिडोफाइट्स ड्यू टू, ये भी प्लांट किंगडम के ऊपर है, किस कारण आपका ब्रायोफाइट्स आपका टेरिडोफाइट से भिन्न होता है, ठीक है। ये चीज़ अब हम लोग देख लेते हैं, स्विमिंग एंथ्रोजॉइट्स की वजह से, एंथ्रोजॉइट्स का यहाँ स्पेलिंग ठीक कर लेना है, स्वतंत्र आपका गेमोफाइट्स की वजह से, ठीक है। तीसरा आपका आर्चिगोनिया की वजह से, और डी है आपका एब्सेंस ऑफ वस्कुलर टिश्यू। तो जल्दी जल्दी बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, ब्रायोफाइट्स टेरिडोफाइट्स से कैसे अलग होते हैं। और जैसा कि मैंने कहा, आपका यूनिट 1
क्लास 11th का VVVVI है, यानी चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम और आपका एनिमल किंगडम। क्वेश्चन हर साल आपको रहेगा, ठीक है, और इस साल भी रहेगा, इसके पिछले साल भी आया था, हर साल रहता है, ठीक है। तो ये चैप्टर्स को अच्छे से A to Z आपको रीड करना है, ठीक है, NCERT या जो भी भारतीय पब्लिकेशन का आपके पास बुक है, ठीक है। सो ब्रायोफाइटा डिफर फ्रॉम टेरिडोफाइटा आपको बताना है, ठीक है। सो आपका करेक्ट उत्तर क्या होगा? तो करेक्ट उत्तर आपका होगा एब्सेंस ऑफ वस्कुलर टिश्यू, ठीक है। वस्कुलर टिश्यू के एब्सेंस के वजह से इसको और थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। सो इसको हम लोग अच्छे से समझते हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन को कि किस प्रकार से ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स, तो इसके लिए आपको अच्छे से थ्योरी पढ़ना पड़ेगा और आपको मैं यहाँ पर भी अच्छे से टेरिडोफाइट्स और आपका ब्रायोफाइट्स के बीच में आपको डिफरेंसेस बता देता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर आपको ऑप्शंस पता है आपको, वस्कुलर टिश्यूज़ का एब्सेंस रहना, आर्चिगोनियम, फिर आपका इंडिपेंडेंट आपका गैमेटोफाइट यानी मोटाइल स्पर्म्स, ठीक है। सो फिर आपका तैरने वाले एंथ्रोजॉइट्स। सो सबसे पहले ब्रायोफाइट्स के बारे में जान लेते हैं, ठीक है, उसके बाद समझेंगे। सो ब्रायोफाइट्स क्या होते हैं आपका, ठीक है। ब्रायोफाइट्स का आपका मेन प्लांट बॉडी होता है, ठीक है, एक मेन प्लांट बॉडी होता है, ठीक है, गैमेटोफाइट, ठीक है, हैप्लॉइड रहता है, ठीक है, हैप्लॉइड डिप्लॉइड याद है आपको, ठीक है, हैप्लॉइड रहता है। दूसरा, इसमें ट्रू रूट्स नहीं रहते, यानी जड़ नहीं रहता पूरा सही, ना लीव्स भी नहीं रहते, ट्रू लीव्स भी नहीं रहते, दोनों आपका एब्सेंट रहता है, ठीक है, सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट आपका हो गया वस्कुलर टिश्यू एब्सेंट रहता है, वस्कुलर टिश्यू आपका एब्सेंट रहता है, ठीक है। तो यहीं पे आंसर मिल गया हमें, एब्सेंस ऑफ वस्कुलर टिश्यू, ठीक है, लेकिन हम लोग इसको डिटेल में करेंगे, ठीक है। चौथा पॉइंट है आपका आर्चिगोनियम विथ अ लॉन्ग नेक हैविंग 6 वर्टिकल रोज ऑफ सेल्स, ठीक है, जो आर्चिगोनियम रहेगा इसमें आपका लॉन्ग नेक का रहेगा और उसमें 6 आपका वर्टिकल रोज होंगे ऑफ सेल्स, ठीक है। फिर आपका पांचवा पॉइंट है कि स्पोरोफाइट इज कैप्सुलर, जो स्पोरोफाइट रहता है वो आपका कैप्सिकुलर रहता है, ठीक है, यानी कैप्सूल्स, ठीक है, और टोटली डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट, यानी गैमेटोफाइट के ऊपर आपका पूरा डिपेंडेंट रहता है। छठा पॉइंट आपका ये है कि आपका, अब हम लोग टेरिडोफाइट्स में चलेंगे, ठीक है। तो टेरिडोफाइट्स देख लेते हैं। टेरिडोफाइट्स आपका टेरिडोफाइट, ठीक है, इसमें क्या रहता है कि आपका मेन प्लांट बॉडी जो होता है स्पोरोफाइट होता है, ठीक है, स्पोरोफाइट, ठीक है, एंड डेप्लॉइड। ब्रायोफाइट्स आपका क्या रहता है हैप्लॉइड, ये क्या होता है डिप्लॉइड, ठीक है, 2n मतलब। दूसरा पॉइंट है आपका इसमें ट्रू रूट्स यानी रूट्स रहते हैं और ट्रू आपका लीव्स भी रहते हैं प्रेजेंट, ठीक है, प्रेजेंट होते हैं। थर्ड पॉइंट है आपका कि इसमें वस्कुलर आपका टिश्यूज प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, वस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट रहता है। अभी वस्कुलर टिश्यू क्या है, जाइलम और फ्लोएम, सबको पता ही है, ट्रिक भी बता रखा हूँ, ज से जल यानी ज से जाइलम, जाइलम यानी आपका जाइलम जल का आपका कंडक्शन करता है, और फ से फूड, फ से फ्लोएम, फ्लोएम आपका फूड कंडक्ट करता है, ये तो आपको पता है वस्कुलर टिश्यूज, ठीक है, ये ट्रिक मैंने आपको बता दिया। चौथा आर्चिगोनियम जो रहता है इसमें, चिगोनिया, वो आपका हैविंग 4 वर्टिकल रोज, इसमें 4 रहता है, ठीक है, ठीक है। तो ये आपका कुछ पॉइंट्स हो गया ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स में, ठीक है, और एक बार अच्छे से अपने एनसीईआरटी या भारतीय वन पब्लिकेशन बुक से पढ़िएगा और अच्छे से चैप्टर नंबर 1 से लेके 4 तक कीजिएगा कम से कम, ठीक है। बहुत वीवीआई है, क्वेश्चन हर साल आपको यहाँ से आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए, एक बार लाइक कर दीजिए, यस टाइप कर दीजिए। हेट्रोस्पोरी डिस्कवर्ड इन, हेट्रोस्पोरी की खोज किसमें हुई थी, ठीक है, लाइकोपोडियम, सेलिंगेना, या आपका इक्वेस्टम, या आपका ओफियो ऑल्गोसम, किसमें हुई थी आपका हेट्रोस्पोरी। अब हेट्रोस्पोरी होता क्या, पहले ये जान लेंगे तभी तो समझेंगे कि क्या होता है हेट्रोस्पोरी, तो चलिए जान लेते हैं। सो हेट्रोस्पोरी का बात कर रहे थे तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि किस चैप्टर से आया है। तो ये आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स यानी आपका क्लास 12th से आया, यानी आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन वाला चैप्टर जो है आपका पौधों में, वहाँ से आया है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो भी, ठीक है। तो हेट्रोस्पोरी क्या होता है, तो हेट्रोस्पोरी का अर्थ होता है कि आपका स्पोर्स प्रोड्यूस करना, ठीक है, यानी आपका माइक्रोस्पोर्स आपका प्रेजेंट, यानी बोथ
मेल और फीमेल दोनों प्रोड्यूस करना, ठीक है, एक ही पेड़ से, उसको बोलते हैं, ठीक है। दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स का बनाना, इसलिए हम लोग उसको हेट्रोस्पोरी बोलते हैं। हेट्रो का मतलब ही क्या होता है आपका, डिफरेंट, ठीक है, यानी दोनों टाइप्स का आपको हेट्रो आपका कहलाएगा वो, ठीक है। सो ये आपको अब जानना जरूरी है कि कौन हेट्रोस्पोरी है कौन नहीं है, ठीक है। सो आपका उत्तर में देखा जाएगा तो आपका करेक्ट उत्तर क्या होगा, करेक्ट उत्तर आपका हेट्रोस्पोरी जो होगा सेलेंगेना, ठीक है। ये आपका हेट्रोस्पोरी यानी आपका दोनों तरह का, यानी माइक्रोस्पोर्स भी बनाएगा, माइक्रोस्पोर्स भी बनाएगा, और आपका मेगा स्पोरेंजिया दोनों, ठीक है। तो मेल आपका मेगा माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस करते हैं और मेगा स्पोरेंजियम आपका फीमेल वाला पार्ट करते हैं, ठीक है। तो हेट्रोस्पोरी सीड्स बनाते हैं, ठीक है, सीड्स, ठीक है। तो हेट्रोस्पोरस प्लांट में आपको पता चल गया कि किस प्रकार से होता है, ठीक है। सो सेलेंगेना आपका उस टाइप का एग्जांपल हो गया, ठीक है। और ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ठीक है। तो चलिए ये आपका हो गया, और बाकी बात करेंगे लाइकोपोडियम, जो आपका ये है, एक टेरिडोफाइट्स है, ठीक है, जिसको इससे पहले पढ़े थे, ठीक है। और इक्विस्टम क्या है आपका, इक्विस्टम भी आपका टेरिडोफाइट्स है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको सब करना है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, मेल एनोफिलिस डिफर फ्रॉम फीमेल एनोफिलिस। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। आपका जो नर एनोफिलिस होते हैं मादा एनोफिलिस से कैसे भिन्न होते हैं, ठीक है, पंखों के रंग में, ठीक है, आपका मैक्सिलरी पल्प की लंबाई में, ठीक है, यानी पंख की लंबाई में, घने पंख युक्त एंटीना से, ठीक है, और आपका प्रोबोसिस की लंबाई से, प्रोबोसिस, ठीक है। तो सही उत्तर क्या होगा इसका, बता दीजिए। और एक और होता है कैरेक्टरिस्टिक्स कि आपका फीमेल और मेल एनोफिलीज में, मेल जो होते हैं वो आपका नेक्टर के ऊपर यानी मध के ऊपर यानी प्लांट्स से आपका लेते हैं, और फीमेल हमारा खून पी के, ठीक है। तो फीमेल्स हमेशा आपका पता ही है, फीमेल एनोफिलिस खून पीती है, ठीक है। तो ये आपका हो गया, ठीक है। सो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा, मेल एनोफिलिस कैसे डिफर करोगे कि कौन मेल है कौन फीमेल है। अगली बार कोई आपका हाथ पे बैठे मच्छर तो उसको एकदम खून पीने देना और देखना सामने से, ठीक है, जो आपका खून पी रहा है और जो सिर्फ घूम रहा है आपके आसपास, उसमें क्या अंतर है, ठीक है। तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो जो खून पी रहा हो तो फीमेल एनोफिलिस है, वो तो 100% हमें पता है, लेकिन एकदम पास से देखना कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है, नहीं तो नेट पे आप देख सकते हो, ठीक है। सो करेक्ट उत्तर क्या होगा, जल्दी बता दीजिए। करेक्ट उत्तर आपका क्या होगा, आपका जो माइक्रोस्कोप के अगर हम लोग देखेंगे मेल और फीमेल का, तो जो प्रोबोसिस होता है आपका यानी डी प्रोबोसिस, ठीक है, प्रोबोसिस जो होता है यानी जो डंक होता है वो आपका वाइड होता है मेल में, थोड़ा सा चौड़ा होता है, ठीक है। और क्योंकि इन्हें आपका फल आपका फूल से आपको नेक्टर चूसना रहता है, ठीक है, और फेदरी रहता है, ठीक है, फेदरी। जबकि आप फीमेल का देखोगे तो बहुत ही पतला और लंबा रहेगा, क्योंकि इसे बॉडी के अंदर जाना रहता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया, ठीक है, डिफरेंसेस, ठीक है। तो प्रोबोसिस की लंबाई ज़्यादा लंबा होता है फीमेल में, ठीक है। तो ये आपका हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, द स्पेस बिटवीन बॉडी वॉल एंड एलिमेंट्री कैनाल इन नीच इज फिल्ड बाई। जोक यानी लीच में, ये आपका क्लास 11th का बुक से है। जोक यानी लीच में शरीर आपका भर्ती एवं आहार आहार नाल के माध्यम का आपका जो स्थल होता है किस चीज से भरा होता है, बाय ब्लड, बाय म्यूकस सेल, बाय वर्टेब्रोडल टिश्यू, बाय हिरोडीन। किसके द्वारा भरा रहता है, ये तो सभी को पता होगा जिन्होंने पढ़ रखा है, बता दीजिए, जल्दी बताइए आंसर क्या होगा। देखिए ये याद करने वाला है, ठीक है, कि आपका वर्टेब्रोडल टिश्यू से, यानी आपका स्पेलिंग ऐसे तो इसका ये होगा BOTRYOIDL, वर्टेब्रोडल आपका टिश्यूज से होता है। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है फॉर एग्जामिनेशन, जस्ट इसको एज अ रिमेम्बरिंग पार्ट याद कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि प्रीवियस ईयर्स का था तो हम लोग इसको कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि जब भी छोड़ा जाता है क्वेश्चन तो पता चलता है वही क्वेश्चन ना आ जाए, तो वो रिस्क हम लोग नहीं लेंगे। और एग्जाम हम लोगों के लाइफ में हमने सबने देखा, जो क्वेश्चन छोड़ के जाया जाता है पता चला वही आ गया, तो वो चीज़ हम लोग नहीं करेंगे, क्या सही बात है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, येसेनेरिया पेस्टिस इज।
ठीक है, क्या है आपका? प्लेग, वोपिंग कफ, लेप्रोसी, स्निफल्स। बताइए क्या है ये? प्लेग में आपका आता है किसके लिए, मतलब जो येस्टेरिया पेस्टिस है, किससे क्या होता है? प्लेग, वोपिंग कफ, लेप्रोसी या स्निफल्स? जल्दी बता दीजिए। बहुत ही इजी सवाल, ठीक है। आपका येस्टेरिया पेस्टिस क्या है? येस्टेरिया पेस्टिस ये आपका प्लेग काउज करता है, ठीक है, प्लेग, ठीक है। और ये क्या है? एक ग्राम नेगेटिव आपका फल्कटेटिव, इस पे आपका क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में बहुत बार दिखा होगा, फल्कटेटिव एनारोब्स और एरोब्स। तो ये एनारोब है, यानी आपका वायु के बिना एनारोबिक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जो कि आपका प्लेग काउज करता है, ठीक है। अब आपका होमवर्क है, वोपिंग कफ किसके द्वारा काउज होता है? लेप्रोसी, स्नेफिल्स, वीवीआई, वेरी वीवीआई। आपको स्नेफिल्स पे आपको क्वेश्चंस भी दिख जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अच्छे से कीजिएगा होमवर्क जो भी देता हूँ, ठीक है, और होमवर्क को अच्छे से किया कीजिए। नवा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेट्रोलियम प्लांट? निम्नलिखित में से कौन सा एक पेट्रोलियम प्लांट है? यानी आपका आलू, यूफोरबिया, ठीक है, मक्का या गन्ना, कौन सा है आपका? तो यहाँ आपका बताना है आपको सही उत्तर कौन सा होगा। जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी कमेंट्स कीजिए। सो करेक्ट उत्तर होगा आपका बी, यूफोरबिया। पोटैटो, मेज और शुगर ये तीनों आपका क्या हो जाते हैं? एनर्जी क्रॉप्स, यानी एनर्जी देने वाले क्रॉप्स है, ठीक है। यानी एनर्जी आपका ये बायोफ्यूल्स यानी बायो आपका यूज होते हैं एज अ, ठीक है, ठीक है। और आपका जो यूफोरबिया है ये आपका पेट्रो प्लांट है, यानी ये पेट्रोलियम के टाइप का प्लांट होता है। क्यों? क्योंकि ये टर्पिनॉइड्स बनाता है, ठीक है, टर्पियोनॉइड्स बनाता है, तो उस वजह से, ठीक है। तो ये आपका हो गया सही उत्तर, ठीक है। तो इसको आपको समझ लेना है, क्योंकि ये आपका पेट्रो प्लांट हाइड्रोकार्बन्स के रूप में टर्पिनॉइड्स बनाता है, ठीक है। टर्पिनॉइड्स आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपका हो गया क्वेश्चन, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। केरला का आपका जो सेंचुरी है पेरियार वाला, वो आपका बताना है किस चीज़ के लिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी फेमस है, ठीक है। हाथियों के लिए, आपका वेलर पक्षी हेतु, चीता के हेतु या भ्रमणशील पक्षी हेतु? तो आपको बताना है किस लिए फेमस है। साउथ साइड आपको पता है एलिफेंट्स बहुत हैं, सबसे ज़्यादा एलिफेंट्स कहाँ है? साउथ साइड। तो एलिफेंट्स के लिए आपका फेमस है, ठीक है। तो एलिफेंट्स करेक्ट हो जाएगा। तो ये एक तरह से जीके और प्लस इन्वायरमेंटल टाइप का क्वेश्चन है, इकोलॉजी से समझ सकते हो, यानी क्लास 12 का लास्ट चैप्टर से। तो ये था प्रश्न है कि विच इज द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लैंथेनाइड्स सीन इन द कंपाउंड्स ऑफ लैंथेनाइड्स। सो लैंथेनाइड्स के यौगिकों में देखे जाने वाले लैंथेनाइड का सबसे आम ऑक्सीजीकरण की स्थिति कौन सा है? तो आपके ऑप्शन से पहला +4, +5, +2 या +3। तो आपको बताना है कि इनमें से आपका सबसे कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सा होगा। तो चलिए कमेंट बॉक्स में अपना आंसर कमेंट कीजिए। जिनका भी आंसर +3 है वो करेक्ट है। +3 इज द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर द लैंथेनाइड कंपाउंड्स। अब वो कैसे है मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो सबसे पहले क्वेश्चंस को करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इस एनसीईआरटी के किस बुक से ये आपका सवाल आया है, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर नंबर 8 क्लास 12 के बुक से, एनसीईआरटी के बुक से आया है, यानी डीएनएफ ब्लॉक करके जो आपका चैप्टर है उसके ऊपर। और मैं आपको टॉपिक भी बता देता हूं कि एनसीईआरटी के कौन से टॉपिक से आया टॉपिक नंबर। तो टॉपिक नंबर है 8.5.3। 8.5.3 से आपका ये टॉपिक से पूछा गया है प्रश्न, ठीक है। आइए इस क्वेश्चंस को अच्छे से समझते हैं। तो अमन ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ रहा है, तो मतलब ये लैंथेनाइड्स के सीरीज का पूछ रहा है। तो आप लैंथेनाइड्स के सीरीज को, लैंथेनाइड सीरीज को आप लोग जानते हो कि लैंथेनॉइड सीरीज जो आपका होता है, लैंथेनॉइड सीरीज वो आपका किस प्रकार से होता है? तो आपका NS2 यानी कॉमन जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसका रहता है, तो उसका रहता है NS2 N
-1d ये आपका 0 से 1 तक रहता है, और f का n-2 f 1 से लेके 14 तक, ये आपका यानी 1 से लेके 14 तक ये आपका कॉमन हो गया लेंथोनॉइड सीरीज। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इसके बाद कि आपको बताना है कि कॉमन क्या है। तो इसके लिए आपको एक चीज जानना होगा कि लेंथोनाइड्स में लास्ट में जो NH2 इलेक्ट्रॉन्स होता है, लास्ट में क्या होता है, NH2 इलेक्ट्रॉन्स होता है। ठीक है, तो NH2 के जो सबसेल्स होता है, उसके बाद ये जो आपका n-1 यानी D0 से लेके 1 इलेक्ट्रॉन्स रहता है इसमें, और उसके अंदर सबसे अंदर आपका ये सबसे बाहर रहता है, यानी सबसे आउटर मोस्ट में आपका NH2 वाला रहता है। फिर उसके अंदर पेनल्टीमेट सेल, यानी जस्ट उसके अंदर वाला पेनल्टीमेट सेल। पेनल्टीमेट सेल किसे बोलते हैं, जो आपका जस्ट एक सेल आउटर मोस्ट से पहले रहता है, उसको पेनल्टीमेट सेल बोलते हैं। और सबसे अंदर आपका रहेगा n-2 f 1 से लेके 14 वाला। ठीक है, तो ये आपका 1 से लेके 14 वाला। तो आपको ये समझ में आ गया कि सबसे आउटर मोस्ट यहाँ पे सेल कौन सा है, सबसेल, यानी सबसेल का बात हो रहा है तो NH2। उसके बाद वाला कौन सा सबसेल है, पेनल्टीमेट सेल कौन सा है, तो n-1d वाला, और उसके बाद सबसे अंदर वाला n-2f वाला। ठीक है, तो आपको सीरीज पता चल गया कि सीरीज क्या है, ये लेंथोनाइड सीरीज, कॉमन लेंथोनाइड सीरीज क्या है, और ये किस ग्रुप में और पीरियड में रहता है लेंथोनाइड सीरीज। तो ग्रुप नंबर 3 और पीरियड नंबर 6। ठीक है, पीरियड नंबर आपका ये 6 है। ठीक, तो अब जो भी इलेक्ट्रॉन्स आपके निकलेंगे तो आउटर मोस्ट सबसेल से निकलेंगे, तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन्स है आपका देख सकते हो, 2 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकलेंगे, और यहाँ कॉमन क्या आएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां से। ठीक है, क्योंकि 0 और 1 से है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से पेनल्टीमेट सेल से। लेकिन जब उसके भी अंदर हम चले जाते हैं यानी n-2 में, तो आपका यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। क्यों, क्योंकि एक एंटी पेनल्टीमेट सेल है, यानी अंदर आ जाता है, ये एंटी पेनल्टीमेट सेल है ये। ठीक, ये एंटी पेनल्टीमेट सेल है, तो इससे निकलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए यहाँ पे हम लोग इसको 0 लेके चल रहे हैं, क्योंकि ये n-2f बहुत अंदर आ जाता है ना। तो आउटर मोस्ट में NH2 है, उसके अंदर यानी पेनल्टीमेट सेल n-1 है, फिर उसके भी अंदर सेल के अंदर, सब सेल के अंदर n-2 आता है। तो ये स्टेरिक हिंड्रेंस प्रोड्यूस करता है, यानी सराउंड में इतना हो जाता है कि इससे निकलना थोड़ा इलेक्ट्रॉन मुश्किल हो जाता है। तो ये आपका कारण था, यहाँ पे से 2 इलेक्ट्रॉन्स NH2 से और n-1d से 1 इलेक्ट्रॉन्स निकलता है। तो टोटल आपका लेंथेनाइड्स में 3 इलेक्ट्रॉन्स निकलता है। ठीक है, तो निकलता है तो क्या हो जाता है, प्लस, निकलता है लूज करता है तो क्या हो जाता है, प्लस। तो इसलिए यहाँ पे +3 आपका आंसर रहेगा। तो +3 होने का आंसर ऑक्सीडेशन स्टेट का ये है। और इसको और डिटेल में पढ़ना है तो टॉपिक तो आपको मैंने बता दिया कि 8.5.3 में आपको एकदम डिटेल में दे रखा है। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट करने के लिए आपको ये वाला लेंथोनाइड सीरीज का आपको जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए, NH2 n-1d 0 से लेके 1 तक और n-2f 1 से लेके 14 तक। तो ये आपको आना चाहिए। आपको पेनल्टीमेट सेल क्या होता है, यानी आउटर मोस्ट सब सेल का, उसके जस्ट पहले वाला जो सेल होता है सब सेल, उसको हम लोग पेनल्टीमेट सेल बोलते हैं, और सबसे अंदर उसके एक एंटी पेनल्टीमेट सेल है, यानी n-f2 वाला। तो ये था आपका पूरा ओवरव्यू चैप्टर क्वेश्चन नंबर 1 का ऑक्सीडेशन स्टेट के ऊपर। तो आपको किसी भी सीरीज का निकालने के लिए मैं दूंगा तो आप लोग निकाल लोगे ना ऑक्सीडेशन स्टेट। तो चलिए इसी पे मैं एक प्रश्न दे देता हूं। ये तो लेंथेनाइड का था। अब आप मेरे को बताइए एक्टिनाइड्स का कंपाउंड्स का क्या निकलेगा कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। ये कॉमन पूछ रहा हूं, मतलब पूरा मैं एक पीरियड यानी ग्रुप लेंथेनाइड सीरीज के ग्रुप्स के लिए पूछ रहा हूं। तो आंसर बताइए तो एक्टिनाइड्स का क्या निकलेगा। तो एक्टिनाइड्स का भी आप लोग निकालोगे, सेम करोगे यही। इसमें क्या रहता है एक्टिनाइड्स में, फटाफट बताइए कमेंट बॉक्स में। इसमें भी आपका यही रहता है F5 1 से लेके 14 तक, फिर आपका 6D यानी ये पूरा सीरीज वही रहता है 6D यानी n- आपका 6D और 0 से लेके 2 तक और 7s2। तो इसका भी आपका +3 ही रहता है कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट।
तो एक्टिनॉइड्स का भी आपका जस्ट सेम, आप उसको सीरीज कॉमन, जनरल कॉमन ये वाला निकाल के आप भी एक्टिनॉइड्स का निकाल सकते हो। तो एक बार एक्टिनॉइड्स का भी एक बार निकाल लीजिएगा, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लीजिएगा, जो जैसे मैंने लैंथेनाइड सीरीज के लिए लिखा आप एक्टिनॉइड सीरीज के लिए लिखिएगा। और ये कौन सा पीरियड और ग्रुप में रहता है, तो ये भी ग्रुप नंबर आपका 3 और पीरियड नंबर 7 में रहता है, ठीक है। तो ये था आपका पूरा क्वेश्चन नंबर 1, इसको मैंने पूरे डिटेल में समझा दिया है और इसी तरह से सभी क्वेश्चंस को हम लोग को डिटेल में करना है, क्योंकि इस टॉपिक पे अगर फिर से सवाल पूछा हो सकता है एक्टिनॉइड सीरीज पे पूछ दे, तो इसलिए आपको इसको अच्छे से कर लेना है। एनसीईआरटी को एकदम ध्यान से पढ़िए। चैप्टर नंबर 8 का सवाल है क्लास 12 का डीएनए ब्लॉक का, टॉपिक नंबर है आपका 8.5.3। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चंस क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आइए अब आप सेकंड प्रश्न देखते हैं आज का। तो सेकंड प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है, तो सेकंड प्रश्न ये है कि विच इज प्रेजेंट इन पिग आयरन इन मैक्सिमम अमाउंट एज एन इम्प्योरिटी, यानी हिंदी में कौन सा तत्व है जो अशुद्धि के रूप में अधिकतम मात्रा में कच्चा लोहा में पाया जाता है, यानी पिग आयरन में कैसे अशुद्धि के रूप में, यानी एज एन इम्प्योरिटी। तो आपको दिए गए हुए ऑप्शंस यानी कार्बन, सिलिकॉन, फास्फोरस और मैंगनीज में बताना है कि आपका कौन सा तत्व है जो पिग आयरन यानी कच्चा लोहा में आपको पाया जाता है अशुद्धि के रूप में। तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए कि कौन सा पाया जाता है। तो उससे पहले क्वेश्चंस को डिस्क्राइब करने से पहले प्रत्येक एमसीक्यू को बारीकी से आपको मैं बता देता हूं कि ये किस चैप्टर से पूछा गया है। तो ये एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 6 क्लास 12 पेज नंबर 156 में पैराग्राफ दूसरा है ना, उसमें ये पूरा अच्छा से दे रखा है कि कौन सा तत्व कितने मात्रा में पाया जाता है आपका पिग आयरन में, ठीक है। तो यहाँ पे हमको देखना है कि पिग आयरन है, ठीक है। तो आयरन है तो इसमें मेजोरिटी में Fe रहेगा यानी आयरन, लेकिन उसके साथ बहुत सारे तत्व आपके एलिमेंट्स रहते हैं, तो उसको हम लोग अशुद्धि बोलते हैं इम्प्योरिटी के फॉर्म में। तो जैसे हो गया आपका कार्बन, सिलिकॉन, फास्फोरस, मैंगनीज और भी तत्व जैसे टाइटेनियम, ये आपके एक्सेट्रा रहते हैं तत्व आयरन में, ठीक है, अशुद्धि के रूप में। तो उसमें से 4 यहाँ दे रखा है आपको, कार्बन, सिलिकॉन, फास्फोरस, मैंगनीज। तो आपको बताना है कि सबसे ज्यादा मात्रा में इन गिवन तत्वों में से कौन सा होगा। तो करेक्ट आंसर फर्स्ट होगा यानी कार्बन। कार्बन आपका करेक्ट आंसर है। कार्बन सबसे ज्यादा मात्रा में अशुद्धि के रूप में पिग आयरन में पाया जाता है। अब इसके लिए हमको इसका सबका परसेंटेज याद रखना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको मैंने बता दिया एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 6 क्लास 12 का पेज नंबर 156 में पैराग्राफ दूसरा जो है ना, दूसरा पैरा में आपका दे रखा है। तो आइए अब देखते हैं सबका परसेंटेज दिए हुए ऑप्शंस में। तो कार्बन आपका कितना रहता है, क्योंकि सबसे ज्यादा है तो ये 4 से लेके 5% तक आपका कार्बन रहता है, ठीक है। उसके बाद आपका दे रखा है सिलिकॉन। तो सिलिकॉन आपका रहता है 1 से लेके 3% तक आपका रहता है सिलिकॉन कच्चा लोहा में। और फास्फोरस आपका रहता है 0.1% से लेकर आपका 2% तक रहता है फास्फोरस। अब बचा हमारा लास्ट ऑप्शन मैंगनीज, ठीक है। तो मैंगनीज भी आपका 0.2 से लेके 3% तक मैंगनीज भी रहता है। तो ये था आपका डिटेल में पूरा क्वेश्चन नंबर 2। और साथ ही साथ यहाँ पे पिग आयरन दिया है, तो एग्जामिनेशंस के लिए मैं एक्स्ट्रा आपको बता देता हूँ, क्योंकि प्रीवियस ईयर का सवाल है तो इस बार कच्चा लोहा पे पूछा, तो हो सकता है आपका अगले बार रॉट आयरन यानी पिठुआ लोहा के ऊपर भी सवाल पूछ दे। तो इसको भी आप लोग को देख लेना है, पैराग्राफ 2 में ही आपको सारा इंफॉर्मेशन दे रखा है। तो पिठुआ लोहा में भी मैं बता देता हूँ कि 0.5 से लेके 1% आपका रहता है अशुद्धि कार्बन का। और आपका एक और होता है कास्ट आयरन यानी ढलवा लोहा, इसमें भी आपका कार्बन का परसेंटेज लगभग 3 से 4%
कार्बन कंटेंट रहता है एज अ फॉर्म ऑफ इम्प्योरिटी. सो आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू ऑल द एमसीक्यू एंड ऑल्सो गिवन द टिप, एक्स्ट्रा टिप रिगार्डिंग द अपकमिंग पैरामेडिकल एग्जाम ऑफ 2021. सो आपको इस तरह से अपना प्रिपरेशन करना है, इसलिए मैं प्रत्येक क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्क्राइब कर रहा हूं. आई होप आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा. अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर. आ जाइए, अब आज का नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है विच वन डज नॉट शो म्यूटा रोटेशन. तो इनमें से कौन सा है जो म्यूटा रोटेशन नहीं शो करता है. तो ऑप्शंस आपके दे रखे हैं. ऑप्शन नंबर 1 सुक्रोज प्लस माल्टोज प्लस लैक्टोज एंड माइनस फ्रक्टोज. तो गाइज ये क्वेश्चंस आपका बेस्ड है आपका बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर के ऊपर. जो क्लास 12th का आपका बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर्स है, ये क्वेश्चन उस पे बेस्ड है. यानी चैप्टर नंबर आपका 14 क्लास 12th का एनसीईआरटी का आपका चैप्टर नंबर 14 का ये प्रश्न है बायोमोलिक्यूल्स के ऊपर. ठीक, और ये टॉपिक भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि किस टॉपिक नंबर से ये प्रश्न आया है. क्यों? क्योंकि आपको एक बार जाके उस टॉपिक को भी एनसीईआरटी बुक से रेफर करना है, बिकॉज एनसीईआरटी पैरामेडिकल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बुक है. वहीं से प्रश्न आते हैं और प्रत्येक क्वेश्चंस कहाँ से पूछे गए मैं आपको एनसीईआरटी से इसलिए बताते चल रहा हूँ कि क्यों आपके लिए एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है. फॉर क्लियरिंग साइंस सेक्शन आपका एनसीईआरटी से ही रहता है मेजॉरिटी में. सो यहाँ पे आपको कंडीशन ये है कि टॉपिक नंबर 14.1.1 आपका एक टॉपिक है रिड्यूसिंग शुगर्स, यानी रिड्यूसिंग शुगर्स और नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स. ठीक है, रिड्यूसिंग शुगर्स क्या होते हैं, नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स क्या होते हैं, ये आपको एक टॉपिक है जिसको 14.1.1 में आपको देखना है. तो रिड्यूसिंग शुगर्स वैसे शुगर्स होते हैं जिसमें फ्री एल्डिहाइड ग्रुप यानी CHO ग्रुप और फ्री कीटोन ग्रुप आपका फ्री रहता है जिसमें. ठीक है, तो वो ऐसे तत्व को, शुगर्स को जिसमें फ्री रहता है एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप, उसको हम लोग रिड्यूसिंग शुगर्स बोलते हैं. और नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स जिसमें नॉन फ्री, मतलब फ्री नहीं रहेगा एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप, तो उसको हम लोग बोलेंगे नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स. और रिड्यूसिंग शुगर्स क्यों बोलते हैं, ये बोलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट. दो तरह का टेस्ट होता है, टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट और आपका फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट. ये दो टेस्ट होता है. तो आपका जो रिड्यूसिंग शुगर होता है ये पॉजिटिव रिजल्ट्स देता है, यानी पॉजिटिव रिजल्ट्स देता है. और आपका नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स नेगेटिव रिजल्ट्स, मतलब कोई रिजल्ट्स नहीं देता है टॉलेंस और फेलिंग टेस्ट का. तो इसलिए इसको फ्री यानी रिड्यूसिंग शुगर्स और नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स को नॉन फ्री यानी टॉलेंस रिएजेंट फेलिंग रिएजेंट टेस्ट नहीं देता है. तो आपका जो माल्टोज लैक्टोज फ्रक्टोज रहता है ये सारा आपका रिड्यूसिंग शुगर्स का एग्जाम्पल है. ठीक है, तो जो रिड्यूसिंग शुगर्स होगा वो म्यूटा रोटेशन शो करेगा क्योंकि इसमें फ्री CHO और फ्री कीटोन ग्रुप रहता है. लेकिन सुक्रोज जो है आपका, वो आपका नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स का एग्जाम्पल है. सुक्रोज क्या है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स का एग्जाम्पल है, नॉन रिड्यूसिंग. तो इसमें आपका फ्री नहीं रहेगा कीटोन और आपका एल्डिहाइड ग्रुप. तो CHO इसमें फ्री नहीं रहेगा, ना कीटोन ग्रुप रहेगा, तो ये म्यूटा रोटेशन नहीं शो करेगा. बाकी माल्टोज हो गया, लैक्टोज हो गया, फ्रक्टोज, इन तीनों में आपका रहता है फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप, और सुक्रोज में नहीं रहता है, इसलिए इसको नॉन रिड्यूसिंग शुगर में बोलते हैं. तो ये था आपका पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन नंबर 3 के लिए ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग शुगर, नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स. और इसके लिए आपका टेस्ट भी रहता है टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट और फेलिंग रिएजेंट टेस्ट, जो आपको कंफर्म करता है कि कौन से रिड्यूसिंग शुगर्स हैं कौन से नहीं है. जो ये टेस्ट में रिजल्ट्स देंगे वो रिड्यूसिंग होंगे, जो नहीं रिएक्ट करेंगे उसको नॉन रिड्यूसिंग बोलेंगे. और आपका रिड्यूसिंग में 3 है, माल्टोज लैक्टोज फ्रक्टोज गिवन ऑप्शंस में से, और सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स है. और भी अदर शुगर्स के लिए आप लोगों को बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर नंबर 14 क्लास 12th टॉपिक नंबर 14.1.1 देखना होगा. ठीक है, आई होप कि ये क्वेश्चंस भी आपको अच्छे से डिटेल में समझ में आ गया. तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं. आइए अब आज का चौथा प्रश्न देखते हैं जो कि पूछा गया था आपका 2020 के पैरामेडिकल एग्जाम के केमिस्ट्री सेक्शन से. तो क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछ रहा है कि विच वन रिएक्ट्स विथ एसिटामाइड टू गिव मिथाइलामाइन. ठीक है,
तो आपको एसिड अमाइड के साथ कौन सा रिएजेंट्स को हम लोग यहाँ पे से इतने 4 गिवन रिएजेंट्स में से कौन सा रिएजेंट्स के साथ हम लोग इसको रिएक्शंस करवाएंगे कि आपको एसिड अमाइड कन्वर्ट हो जाए मिथाइल अमाइन में। तो ये क्या है, एसिड अमाइड है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि एसिड अमाइड क्या होता है। तो एसिड अमाइड का फॉर्मूला क्या होता है, केमिकल फॉर्मूला CH3 C डबल बॉन्ड O NH2। ये क्या है आपका एसिड अमाइड, इसका ये केमिकल फॉर्मूला है। और इसको हम लोग को क्या कन्वर्ट करना है, CH3NH2, यानी इसको क्या बोलेंगे हम लोग, मिथाइल अमाइन। ठीक है, तो हमको अमाइड को यानी अमाइड को कन्वर्ट करना है अमाइंस में। ठीक है, तो कौन सा रिएजेंट्स यूज करेंगे कि आपका ये रिएक्शन संभव हो। ठीक है, तो आइए एक एक करके सभी को हम लोग रिएक्ट करवाते हैं एसिड अमाइड के साथ सारे रिएजेंट्स को, और क्या बनेगा वो देख लेते हैं। और आप लोग ये जानते हो ऑर्गेनिक का सवाल है ये, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सवाल है। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो आपको यहाँ पे एक बार फिर मैं बोल दे रहा हूँ कि आपको एसिड अमाइड को कन्वर्ट करना है मिथाइल अमाइन में, यानी अमाइड है या ग्रुप है उसको हम लोग अमाइंस में करना है। ठीक है, अमाइंस में कन्वर्ट करना है, यानी NH2 में ये जो ग्रुप है इसको अमाइड को अमाइंस में करना है। तो आइए अब एक एक करके डिटेल में आंसर इसका देख लेते हैं। ठीक है, तो पहला रिएक्शंस करवाते हैं। पहला आपका क्या दे रखा है, तो CH3 C डबल बॉन्ड O NH2। इसमें क्या दे रखा है आपको, NaOH प्लस Br। तो आपका Br2 यानी क्या बनेगा यहाँ पे आपका, ये आपका बनेगा CH3NH2 प्लस में आपका बनेगा NaBr प्लस CO। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे मिथाइल अमाइन दे रहा है, तो पहला ही आपका ऑप्शन सही निकला। ठीक है, लेकिन हम पूरा ऑप्शंस को डिटेल में देखेंगे। तो डिटेल में देखने के लिए अब एसिड अमाइड को यानी रिएक्शन नंबर 2 में क्या बनेगा हम लोग सबको देखेंगे। हो सकता है कि इस बार इससे पूछ दे, तो आपको प्रत्येक MCQ को मैं डिटेल में बता रहा हूँ। तो अब देखिए यहाँ पे एसिड अमाइड में जो दे रखा है इसको कन्वर्ट करना था मिथाइल अमाइन में, तो पहले ही आंसर हमको मिल गया। लेकिन अब दूसरा देखते हैं कि ये क्या देगा। तो ये आपका देगा CH3 डबल बॉन्ड O NH3। ये क्या देगा, NH3 हो जाएगा ये। ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड में NH3 हो जाएगा, 2 का 3 हो जाएगा। थर्ड वाला देखते हैं PCl5 में। तो एसिटामाइड के साथ हम लोग रिएक्ट करवाएंगे, रिएजेंट देंगे। इसमें कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 था, इसको लिख लीजिएगा। यहाँ PCl5 है रिएजेंट, PCl3 है सॉरी। तो PCl3 में CH3C डबल बॉन्ड O NHCl, ये आपका PCl5 के साथ रहेगा। और सोडा लाइम के साथ आपका एसिटामाइड का एसिटामाइड का कोई रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, नो रिएक्शंस। तो ये था आपका डिटेल में 1 के साथ कैसा रिएजेंट के साथ कौन सा प्रोडक्ट बनाएगा, फिर सेकंड में कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ कौन सा प्रोडक्ट बनाएगा, फिर PCl5 के साथ आपका कौन सा प्रोडक्ट बनाएगा, और सोडा लाइम के साथ आपका नो रिएक्शंस, तो कोई भी रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगा। तो ये था आपका पूरा डिटेल में क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 ऑप्शंस का पूरा रिएक्शंस का डिटेल में। तो इस तरह से आपको पूरा ये क्वेश्चन नंबर 4 से 4 और रिएक्शंस मिल गया आपको इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक के लिए, क्योंकि एग्जाम में दिया है ऑप्शंस, तो ये रिएक्शंस भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। तो इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये भी क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, और प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, एंड बेल आइकन दबा लीजिएगा इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। आइए अब आज का नेक्स्ट सवाल देखते हैं। तो सवाल है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें पूछा गया है कि विच क्लास डज नॉट कंसिस्ट ऑफ होमोपॉलीमर्स। तो होमोपॉलीमर किस वर्ग से नहीं आते हैं। तो यहाँ पे होमोपॉलीमर्स और हेट्रोपॉलीमर्स, तो पॉलीमर्स का यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, तो पॉलीमर्स आपका कहाँ से है, किस चैप्टर से आपका पॉलीमर्स के ऊपर सवाल है। तो ये क्लास 12th का NCERT का क्लास
क्लास 12 चैप्टर नंबर 15 पॉलीमर्स के ऊपर सवाल है। पॉलीमर्स करके चैप्टर है क्लास 12 में, उसके ऊपर सवाल है। दो तरह के पॉलीमर्स होते हैं, एक है होमो और एक है हेटेरो। ठीक है, होमो और हेटेरो पॉलीमर। तो यहाँ पूछ रहा है कि कौन सा इनमें से एक है जो डज नॉट कंसिस्ट ऑफ होमो पॉलीमर्स, यानी आपका 3 होमो पॉलीमर्स में आते हैं और एक है जो आपका हेट्रोपॉलीमर्स में आता है। तो आपको बताना है कि हेट्रोपॉलीमर्स कौन है। साफ सीधा मैं क्वेश्चंस घुमा के यही पूछ रहा है, डज नॉट लगा रखा है, होमोपॉलीमर्स यानी हेट्रो कौन सा है, बाकी 3 आपके होमो है। तो आपको इसके लिए एक बार एनसीईआरटी देखना होगा और सारे एग्जांपल्स होमो और हेट्रो पॉलीमर्स के याद करने होंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका सेल्यूलोज। तो सेल्यूलोज क्या होता है भाई? तो सेल्यूलोज आपका ग्लूकोज से बनता है। ठीक है, ग्लूकोज मोनोमर से बनता है। तो ये क्या हो गया? सिर्फ ग्लूकोज से बनता है। तो ये आपका हो गया होमो पॉलीमर्स। ठीक है, नेचुरल रबर यानी प्राकृतिक रबर, ये आपका आइसोप्रीन मोनोमर से बनता है और ये भी आपका होमो पॉलीमर हो गया। अब प्रोटीन्स देख लेते हैं। प्रोटीन्स आपका आरएनए, डीएनए, अमाइनो एसिड्स, इतने सारी चीज़ों से बनता है। तो आप समझ गए होंगे कि जहाँ पे इतने सारे चीज़ हैं तो ये क्या हो जाएगा? हेटेरो। हेटेरो का मतलब ही होता है अलग, होमो का मतलब होता है सेम। तो ये हो गया आपका हेटेरोपॉलीमर्स। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी प्रोटीन आपका सही आंसर है। अब नाइलॉन 6 को भी देख लेते हैं। नाइलॉन 6 आपका कैप्रोलैक्टम से बनता है। तो ये भी आपका मोनोमर हो गया और ये आपका होमोपॉलीमर हो गया। तो ये था आपका डिटेल एक्सप्लेनेशन पूरे एमसीक्यू का ऑप्शंस का, सेल्यूलोज का, नेचुरल रबर, प्रोटीन्स और नाइलॉन 6। तो हमें क्या पता चला कि सेल्यूलोज, नेचुरल रबर और नाइलॉन 6 आपका हो गया होमोपॉलीमर्स, और प्रोटीन्स क्योंकि आरएनए, डीएनए, अमाइनो एसिड्स और भी बहुत सारे यूनिट से बनता है, तो उसको हम लोग प्रोटीन्स को हम लोग हेट्रोपॉलीमर्स बोलते हैं। तो ये था आपका डिटेल एक्सप्लेनेशंस आपके इस चैप्टर का क्वेश्चंस, यानी पॉलीमर्स चैप्टर्स के इस क्वेश्चंस का। तो आई होप आपको ये क्वेश्चंस भी समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आइए आज का नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछ रहा है कि आपको बताना है कि एक गिवन रिएक्शंस के लिए आपका गिवन रिएक्शन, द वैल्यू फॉर द गिवन रिएक्शंस यानी कार्बन सॉलिड, CO2 गैस और मिल के वो इक्विलिब्रियम पे 2CO2 बना रहा है। 2CO2, इसमें 2 ऐड कर लीजिएगा, 2 होगा यहाँ पे। सो आपको बताना है कि इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा। पहले एक बार मैं क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। द रिएक्शंस वैल्यू फॉर द गिवन रिएक्शन इज 170 किलो जूल और 170 जूल पर केल्विन रिस्पेक्टिवली। द रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस एट, कौन सा रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा, एट विच टेम्परेचर। तो ये क्वेश्चंस में आपको चैप्टर नंबर 6 से पूछा गया है, यानी आपका थर्मोडायनेमिक्स क्लास 11th। ये थर्मोडायनेमिक्स का आपका सवाल है और इसमें बस पूछ रहा है कि आपको 2 वैल्यू दे रखा है, ठीक है, डेल्टा एच और डेल्टा एस का, और आपको रिएक्शंस दे रखा है। एक रिएक्शंस यानी ग्राफाइट का हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करवाएंगे तो 2CO2 बनता है, 2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस का मॉलिक्यूल बनता है। तो इस रिएक्शंस पे यानी इक्विलिब्रियम पे, आपका जो इक्विलिब्रियम है उस पे रिएक्शन स्पॉन्टेनियस करने के लिए कौन सा टेम्परेचर हमको देना होगा कि आपका रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो। तो ये सवाल न्यूमेरिकल है और न्यूमेरिकल के लिए चलिए हम लोग इसको डिटेल में सॉल्व करते हैं। तो हमको पहले गिवन क्या है ये देख लेते हैं। तो गिवन है आपको डेल्टा एच दे रखा है 170 केल्विन किलो जूल, 170 किलो जूल्स, और आपका डेल्टा एस दे रखा है, ठीक है, डेल्टा एस 170 जूल पर केल्विन, ठीक है, जूल पर केल्विन। तो आपको यहाँ पे निकालना है कि टेम्परेचर, किस टेम्परेचर पे रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा, यानी खुद से हो जाएगा। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का मतलब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है इसके लिए? तो बहुत इजी फॉर्मूला है। फॉर्मूला है आपका गिब्स एनर्जी पे, गिब्स फ्री एनर्जी, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ये आपका फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसको नोट कर लीजिएगा। तो
इस पे दो कंडीशन आता है। कंडीशन नंबर 1 कि डेल्टा जी जब नेगेटिव रहे, और एक डेल्टा जी जब पॉजिटिव रहे, और डेल्टा जी एक और कंडीशन जब जीरो रहे। ठीक है, तो जब नेगेटिव रहता है तो इसका मतलब क्या होता है कि रिएक्शन यानी वैल्यू जब नेगेटिव आएगी, डेल्टा जी की न्यूमेरिकल वैल्यू अगर वो नेगेटिव है तो ये एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। ठीक, नहीं पॉजिटिव है तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। और जीरो पे है तो इसका मतलब क्या है, इक्विलिब्रियम पे है। तो हमको ये इक्विलिब्रियम पे दे रखा है रिएक्शंस, और पूछ रहा है कि आपको बताना है कि हमको स्पॉन्टेनियस कब होगा। तो स्पॉन्टेनियस के लिए आपको ये वाला कंडीशन यानी पहला कंडीशन आपका सही होना चाहिए। ठीक है, तो पहला कंडीशन कब, जब आपका डेल्टा जी का हम लोग वैल्यू निकालेंगे, डेल्टा एच और टी डेल्टा एस का सबका वैल्यू पुट करने के बाद, तो आपका डेल्टा जी नेगेटिव आएगा, तभी आपका ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस यानी खुद से हो जाएगा, विदाउट एनी एक्सटर्नल एनर्जी, विदाउट कोई भी एनर्जी दिए हुए, उष्मा दिए हुए, अपने आप ही रिएक्शन पॉसिबल हो जाएगा। तो इसके लिए हमको एक फॉर्मूला को, ये वाला फॉर्मूला को सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। मैं रेस कर रहा हूं इसको, ठीक है, बैक करके देख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। तो उसके बाद से देख रहा हूं मैं, तो डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, तो हमको वैल्यू दिया हुआ था डेल्टा एच का और डेल्टा एस का, तो टी निकालना है, और जी हमको पता है कि जीरो होगा, क्यों, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे है। तो ये इक्विलिब्रियम पे था, तो इक्विलिब्रियम पे हमको निकालना पड़ेगा। ठीक है, इस कंडीशन को करने के लिए हमको इक्विलिब्रियम मान के इस रिएक्शन को पहले टेम्परेचर निकालना होगा टी। यहाँ पे एक बार फिर बता रहा हूँ कि डेल्टा एच दे रखा है, डेल्टा एस दे रखा है, हमको डेल्टा जी और डेल्टा टी नहीं दे रखा है। ठीक है, तो हम इस रिएक्शन को इक्विलिब्रियम पे मान के, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन है और हमको स्पॉन्टेनियस में निकालना है, तो डेल्टा जी इक्वल टू जीरो, यानी थर्ड कंडीशन जो पिछले पॉइंट्स में मैंने बताया लेके, तो यानी जीरो डेल्टा एच टी डेल्टा एस, ये कंडीशन लेके हम इक्विलिब्रियम पे निकाल रहे हैं। पहले इक्विलिब्रियम पे निकाल लेंगे टेम्परेचर वैल्यू क्या निकलेगा, उसके बाद हम स्पॉन्टेनियस पे निकालेंगे। तो यहाँ पे जीरो हो गया, तो डेल्टा एच बराबर ये माइनस उधर चला गया, तो ये डेल्टा एस हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे डेल्टा एच का वैल्यू क्या दे रखा था, तो ये वाला वैल्यू आपका किलो जूल वाला, तो 170 किलो जूल। ठीक है, और डेल्टा एस का क्या था, तो 170 जूल पर केल्विन। ठीक है, 170 जूल पर केल्विन, तो टी उधर चला जाएगा, तो 170 जूल किलो जूल यहाँ बच गया, और 170 जूल पर केल्विन यहाँ बच गया। ठीक है, अब यहाँ पे इसको न्यूमेरिकल वैल्यू को हम लोग लिख लेते हैं। किलो जूल है तो यानी 10 का पावर 3, किलो जूल्स का मतलब क्या होता है, 10 का पावर 3, किलो किलो मतलब 10 का पावर 3, तो 10 का पावर 3 लिख दिए, और 170 नीचे लिख दिए, और केल्विन जूल पर केल्विन, तो यहाँ से आपका जूल जूल कट गया, तो बचा क्या आपका वैल्यू 170 बट्टे 170, तो 170 कट गया, और नीचे में केल्विन बचा। तो अब यहाँ इसका लिख रहा हूं मैं आंसर, तो आपका क्या आया 170 70 तो कट गया, तो आपका आंसर आया 10 का पावर 3 नीचे में केल्विन पर केल्विन, तो ये हो गया 10 का पावर 3 केल्विन। ठीक है, 10 का पावर 3 केल्विन, यानी आपका आंसर क्या आया, टेम्परेचर क्या आया 1000 डिग्री केल्विन। तो ये क्या था आपका जो 1000 डिग्री केल्विन आया, ये 1000 डिग्री केल्विन आपका था इक्विलिब्रियम पे, यानी जब जी जीरो रहेगा, लेकिन हमको तो निकालना है जी नेगेटिव के लिए। तो जी नेगेटिव कब होता है, तो जी नेगेटिव होने का एक क्राइटेरिया रहता है, तो जी नेगेटिव होने का एक क्राइटेरिया रहता है, उसको हम लोग जब कर लेंगे तभी आपका ये निकलेगा। तो यहाँ मैं सॉल्व कर रहा हूँ, इस पोर्शन पे मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ। तो जी नेगेटिव निकलने के लिए हमको टेम्परेचर यानी टेम्परेचर इससे ज़्यादा होना चाहिए, तो जी निकालते हैं हम लोग अब। तो नेगेटिव लाने के लिए हमको जी अब यहाँ पे लेना होगा, नेगेटिव निकालने के लिए अब हमको यहाँ पे, चूंकि डेल्टा जी और के लिए जब जीरो रहे इक्विलिब्रियम पे, तो उसके लिए तो टेम्परेचर हमको आ गया, टेम्परेचर आ गया आपका 1000। अब हमको स्पॉन्टेनियस करना है,
तो आप ये फॉर्मूला देख रहे हो, ये वाला फॉर्मूला। तो स्पॉन्टेनियस करने के लिए हमको क्या करना होगा कि आपको टेम्परेचर का वैल्यू बढ़ाना होगा फॉर दिस रिएक्शंस, ठीक है। तो हमको टेम्परेचर का वॉल्यूम थोड़ा बढ़ाना होगा, तभी आपका G नेगेटिव में निकलेगा। जब इसमें वैल्यू जब 1000 को पार कर जाएगा तभी तो आपको ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, तभी तो ये नेगेटिव बड़ा रहेगा डेल्टा H से। तो डेल्टा H से जब बड़ा रहेगा तभी तो आपका रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा। तो आपको टेम्परेचर बढ़ाना होगा, तब जाके आपका रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा। तो जब आप 110 डिग्री, क्योंकि 1000 से ऊपर बस एक ही वैल्यू है, तो आपका 1110 केल्विन पुट करोगे इसमें, और जब निकालोगे डेल्टा G का वैल्यू तो ये नेगेटिव में निकलेगा। और बाकी तीनों टेम्परेचर के लिए आप पुट करना डेल्टा T का वैल्यू यहाँ पे इस केल्विन को 710, 910, 510, तो आपको पता चल जाएगा कि डेल्टा G आपका पॉजिटिव आ रहा है। तो बस एक रिएक्शन के लिए नेगेटिव आएगा, वो है ऑप्शन नंबर 3। तो आप इसको, आपका वर्क है कि आप चारों को पुट करके इस फॉर्मूले में डेल्टा G इक्वल टू डेल्टा H माइनस टी डेल्टा S में सॉल्व करना, आपको मिल जाएगा आंसर। आई होप ये भी आपको क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स से समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइए अब हम लोग देखते हैं आज का नेक्स्ट प्रश्न। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा जा रहा है कि इन द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम रिएक्शन Kp नॉट इक्वल टू Kc। तो निम्नलिखित श्याम में से, यानी आपको 4 रिएक्शन जो साम्य अवस्था इक्विलिब्रियम के दे रखे हैं, उसमें आपको बताना है कि Kp नॉट इक्वल टू Kc। तो आपको इसमें से एक खोजना है कि इसमें Kp इक्वल टू Kc नहीं होगा। सो आइए एक एक करके हम लोग रिएक्शंस को देखते हैं, और रिएक्शन जानने से पहले चैप्टर नंबर जान लेते हैं। तो चैप्टर नंबर 7 यानी इक्विलिब्रियम का सवाल है क्लास 11th का, ठीक है। क्लास 11th का इक्विलिब्रियम का ये प्रश्न है, और ये भी बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है इक्विलिब्रियम क्लास 11 का, यानी साम्य अवस्था। तो इस पे एक फॉर्मूला है जिसका यूज होगा Kp इक्वल टू Kc RT डेल्टा N, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला है। तो इस पे आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। ये आपका रिएक्टेंट साइड हो गया, ये आपका प्रोडक्ट साइड हो गया, ठीक है। तो डेल्टा N निकालना है और सबका वैल्यू पुट करते जाना इसमें, और फिर आपको देखना है कि Kp इक्वल टू Kc हो रहा है कि नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होता है, ठीक। तो आपका पहला रिएक्शंस के लिए डेल्टा N यानी मॉलिक्यूल्स नंबर कितना है, तो इधर आपका 2 है और इधर कितना है, 2 है। तो 2 माइनस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो आपका जब ये वैल्यू पुट कीजिएगा इस रिएक्शंस में Kp इक्वल टू Kc RT डेल्टा N में, यहाँ पे जब वैल्यू 0 पुट कीजिएगा तो आपका ये 1 हो जाएगा, ठीक है। ये पूरा वैल्यू 1 के बराबर हो जाएगा, तो आपका Kp इक्वल टू Kc हो जाएगा, ठीक है। तो पहला तो इसमें Kp इक्वल टू Kc है। अब दूसरा देखते हैं, डेल्टा N निकालते हैं, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। तो आपका इधर 2 है और इधर 1 और 1 2, ठीक है। तो 2 माइनस 2, ठीक है, तो 0। इसमें भी आपका सेम प्रोसेस अपनाएंगे, इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो Kp इक्वल टू Kc हो जाएगा, इसमें भी Kp इक्वल टू Kc हो जाएगा। अब तीसरा देखते हैं। तीसरा में क्या है कि डेल्टा N निकालना है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। तो इधर आपका 1 1 यानी 2 मॉलिक्यूल्स, और इधर भी आपका 2 मॉलिक्यूल्स, तो 2 माइनस 2 0 हो गया। इसमें भी आपका Kp इक्वल टू Kc हो जाएगा। अब तीनों में तो Kp इक्वल टू Kc हो गया, तो ऑटोमेटिकली है कि D वाला में नहीं होगा, लेकिन फिर भी चलिए हम लोग इसको सॉल्व करके देखते हैं। यही सॉल्व कर देते थे इसके नीचे। तो डेल्टा N निकाले, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में कितना मॉलिक्यूल्स है, नंबर ऑफ 2, तो 2 लिख दिए। रिएक्टेंट अब माइनस होगा इससे, तो 1 यहाँ है और 2 इसमें है, तो टोटल 3 हो गया, तो -1। अब इसको हम लोग पुट करेंगे Kp इक्वल टू Kc RT डेल्टा N में, ठीक है। तो अब इसका क्या आंसर आएगा, Kp इक्वल टू Kc RT N में -1। तो ये तो आपका Kp इक्वल टू Kc नॉट इक्वल टू हो गया ऑटोमेटिकली, नॉट इक्वल टू। तो ये आपका Kp इक्वल टू नॉट इक्वल टू Kc, तो करेक्ट आंसर आपका D हो गया, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। अब आइए आज का अंतिम
क्वेश्चंस पे हम लोग चलते हैं और आपको बताना है कि आपको कैसा लगा। फीडबैक जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, अच्छा लगा तो आपको क्लास, ठीक है, और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आइए आज का 8वां प्रश्न देखते हैं और अंतिम प्रश्न है जो कि 2020 के एग्जाम में पूछा गया था पैरामेडिकल के। तो आपका प्रश्न है ये है कि विच मॉलिक्यूल इज लीनियर, ठीक है, कौन सा अणु रैखिक है यानी लीनियर में है यानी 180 डिग्री। और ये चैप्टर नंबर 4 केमिकल बॉन्डिंग यानी रासायनिक बंधन वाले चैप्टर से पूछा है, क्लास 11th का, ठीक है। ये हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर सवाल है, हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक है उस बुक में, एनसीईआरटी के बुक में, उस पे सवाल है। तो यहाँ पे 4 मॉलिक्यूल्स हमें दे रखा है और आपको बताना है कि कौन सा मॉलिक्यूल रैखिक है। तो अधिकतर लोगों को आप लोग सोच रहे होगा कि इसका आंसर बी होगा, लेकिन बी नहीं होगा। रीजन क्यों है मैं बता देता हूं। जब भी हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं तो हम लोग सेंट्रल यानी बीच में का जो रहता है उसका देखते हैं, ना कि टर्मिनल, बाहर वाले का नहीं देखते हैं। तो इसमें सब में आपको बीच वाला का देखना है, टर्मिनल का नहीं देखना है, ठीक है। और उससे पहले मैं बता देता हूं कि यहाँ पे सबसे पहले हमें 3 चीजें जानना जरूरी है, sp, sp2 और sp, ठीक है। sp3 यानी आपका इसका बॉन्ड एंगल कितना होगा, बॉन्ड एंगल होगा 109.5 डिग्री। sp2 में आपका बॉन्ड एंगल 120 डिग्री और sp में 180 होगा। तो जो sp होगा वही तो लीनियर होगा। 180 का मतलब क्या होता है, लीनियर, ठीक है। 180 ये वाला ना बॉन्ड मतलब लीनियर। तो sp3 आपका सिंगल बॉन्ड को कहते हैं कार्बन कार्बन के बीच में, sp2 को हम लोग डबल बॉन्ड कहते हैं कार्बन कार्बन के बीच में, और sp को ट्रिपल बॉन्ड कहते हैं। तो जो ट्रिपल बॉन्ड है वो आपका रहेगा 180 डिग्री। तो सेंट्रल में कौन सा आपका है, sp। तो sp आपका कौन सा है सेंट्रल में, तो आपका ये वाला है, फर्स्ट वाला। बाकी सब में आपका सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, यानी आपका sp3 है सब। ये सब क्या है, sp3 है। हमको टर्मिनल का नहीं देखना है, ठीक है, सेंट्रल का देखना है। तो ये आपका फर्स्ट वाला में sp है यानी 180 डिग्री, ट्रिपल बॉन्ड है, तो आपका ए हो जाएगा सही आंसर। तो इस बेसिस पे आपको सॉल्व करना है, सेंट्रल का देखना है, टर्मिनल यानी बाहरी वाला का नहीं। तो ये आपका हो गया ए करेक्ट आंसर, ए आपका करेक्ट आंसर हो गया ए, ठीक है, ए आपका करेक्ट आंसर हो गया। तो आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा और आपको सभी क्वेश्चंस समझ में आया होगा। तो इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए आप पीपीआई ट्यूटोरियल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा और इस चैनल पे इसी तरह सपोर्ट कीजिए। थैंक यू गाइस एंड थैंक्स फॉर द वॉच।